स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठीय रसायन क्या होती है, और उसमें मुख्य वर्ड्स जो थे वो थे अधिशोषण, है ना, और अवशोषण। ये दोनों शब्द अब आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अधिशोषण एक सतही घटना है, सतह पर होने वाली परिघटना है कि एक पदार्थ दूसरी पदार्थ की सतह पर अधिशोषित हो जाता है, जबकि अवशोषण का मतलब होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना। उसमें हमने अधिशोषण के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसमें हम फ्रेंडलिश आइसोथर्मल फ्रेंडलिश के समतापी वक्र के बारे में भी पढ़ेंगे और अधिशोषण के अनुप्रयोग क्या हैं। ये दो चीज़ें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों से। ठीक है ना। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारक है अधिशोष्य की प्रकृति। ठीक है, अधिशोष्य की प्रकृति का मतलब है कि जो पदार्थ अधिशोषित होने वाला है उसकी प्रकृति क्या है, यानी कि उसमें आकर्षण बल कम है या ज़्यादा है। अगर अधिशोष्य में आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं तो वो आसानी से अधिशोषित हो जाता है, यानी कि अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये कैसे पता करें कि किसी पदार्थ में अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी या कम होगी, या उसमें आकर्षण बल कम होंगे या ज़्यादा होंगे। तो पहली बात तो ये कि पदार्थ तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव और ठोसों में तो आकर्षण बल पहले से ही ज़्यादा होते हैं। तो बात आती है गैसों की। तो गैसों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी गैसें आसानी से अधिशोषित हो जाएंगी या कौन सी गैसें आसानी से अधिशोषित नहीं होंगी। तो इस चीज़ को अपन पहचानते हैं क्रांतिक ताप से। ठीक है ना। क्रांतिक ताप ने अपनी 11th में भी पढ़ा है। वे गैसें जिनके क्रांतिक ताप उच्च होते हैं वे आसानी से द्रवित हो जाती हैं, क्योंकि उनमें आकर्षण बलों की मात्रा अधिक होती है, और जिनमें आकर्षण बलों की मात्रा अधिक होती है ये गैसें आसानी से अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित भी हो जाती हैं। ठीक है ना। यानी कि क्रांतिक ताप, इसको हम TC से डिनोट करते हैं, ये ज़्यादा होगा तो अधिशोषण की मात्रा यानी कि X/M भी ज़्यादा होगी। अब ये TC क्या है, इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो, TC का मतलब, क्रांतिक ताप का मतलब क्या है। हम ये जानते हैं कि जब हमें गैसों का द्रवीकरण करना है, ठीक है ना, तो जब हम गैसों का द्रवीकरण करते हैं तो हमें दो फैक्टर्स काम में लेने पड़ते हैं। एक तो हमें दाब को बढ़ाना पड़ता है और दूसरा ताप को कम करना पड़ता है। दाब को बढ़ाने से अणु पास पास आते हैं, ताप को कम करने से इनकी गतिज ऊर्जाएं कम होती हैं, यानी कि और भी नज़दीक आते हैं। तो इन दोनों कारकों से कुल मिला के गैसें द्रवित हो जाती हैं। ठीक है ना। तो इनमें सबसे पहला जो फैक्टर हम देखते हैं वो ताप का देखते हैं। हमने ये देखा है कि इस एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा को कम करके हम दाब बढ़ाकर द्रवित कर सकते हैं। लेकिन इस निश्चित ताप से अगर उच्च ताप होगा तो हम दाब को कितना भी बढ़ा लें वो गैस कभी भी द्रवित नहीं होगी। तो उस बाउंड्री ताप को ही हम क्या कहते हैं, TC यानी कि क्रांतिक ताप। समझ में आ गई। तो देखिए, वह ताप जिससे उच्च ताप पर हम किसी गैस को द्रवित नहीं कर सकते, चाहे दाब को कितना भी बढ़ा लिया जाए, क्रांतिक ताप कहलाता है। समझ में आ गई बात। ठीक है। तो जिन गैसों के लिए क्रांतिक ताप उच्च है, ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास A गैस है और B गैस है। इसका क्रांतिक ताप है मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस और इसका क्रांतिक ताप है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसका ताप, क्रांतिक ताप 50 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है कि इस गैस को 50 डिग्री से नीचे ताप पर केवल और केवल दाब बढ़ाकर ही द्रवित किया जा सकता है। ठीक है ना। और अपना सामान्य ताप कितना होता है, ठीक है, इसको मैं और भी 20 कर देती हूँ। सामान्य ताप अपना मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा ताप इतना तो है ही, ये इससे नीचे का ताप है, यानी इस ताप पर हम केवल इसको दाब बढ़ाएं तो ये गैस आसानी से द्रवित हो जाएगी, आसानी से द्रवित हो जाएगी। इसका मतलब इसमें आकर्षण बल ज़्यादा है तो आसानी से अधिशोषित भी हो जाएगी। लेकिन ये जो गैस है इसका जो क्रांतिक ताप है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य ताप हम मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, इससे उच्च ताप है। ठीक है। यानी क्रांतिक ताप से उच्च ताप होने पर हम इसको गैस को द्रवित को नहीं कर सकते। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इस गैस का ताप कम करना पड़ेगा ताकि ये 20 से कम आ जाए, उसके बाद दाब को बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम गैस को द्रवित
कर पाएंगे। ठीक है ना, यानी कि इस गैस को द्रवित करना आसान है क्योंकि इसकी गैस का क्रांतिक ताप उच्च है। ठीक है ना, तो समझ में आ गई बात कि जिन गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होते हैं उन्हें हम आसानी से द्रवित कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा फैक्टर देखते हैं हम, टेम्परेचर यानी कि ताप। ताप देखिए क्या होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दो चीज़ें देखी थी हमने। ताप बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण की मात्रा में तो कमी आती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। क्यों हुआ ऐसा? भौतिक अधिशोषण में केवल वान डर वाल आकर्षण बल थे, जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो वान डर वाल आकर्षण बल टूट जाएंगे, वान डर वाल आकर्षण बल टूट जाएंगे तो जो अधिशोषक था उसकी सतह से अधिशोषित दूर जाने लगेगा। ठीक है, यानी विशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी और भौतिक अधिशोषण की मात्रा कम हो जाएगी। यानी ताप और भौतिक अधिशोषण की मात्रा आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, लेकिन रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ताप में बढ़ाने पर यौगिक या जो भी क्रियाकारक थे, जो अधिशोष्य के कण थे, उनको सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी, और सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी तो आसानी से रासायनिक बंध का निर्माण करेंगे, और रासायनिक बंध का निर्माण करेंगे तो अधिशोषण की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, अगला कारक देते हैं हम, अधिशोष्य का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि अधिशोषक को हमने पाउडर्ड फॉर्म में लिया है, बारीक चूर्ण बनाकर लिया है, या मोटा मोटा लिया है। ठीक है ना, अगर अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा ही होगी। क्या मतलब है इसका? कि मान लीजिए ये कोई अधिशोषक था, ठीक है ना, ये ऐसे गुड़मुड़ होके पड़ा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल ये है, तो केवल इसी सतह पर अधिशोषण होगा। मान लीजिए इसको हमने इसका फैला दिया और इसका पूरा जितने एरिया में फैल सकता है उतना फैला दिया। मान लीजिए इस इतने एरिया में फैल रहा है ये, तो अब अधिशोषक इस पूरी सतह पर होगा। तो जब सतह ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अधिशोषण भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो अधिशोषक की सतह ज़्यादा होने पर अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और अधिशोषक की सतह कम हो जाने पर अधिशोषण की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके अलावा हम यहाँ इस अधिशोषक की सतह को सक्रिय करके भी, ठीक है ना, सक्रिय करके भी अधिशोषण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, एक चीज़ देखी होगी, देखो हम घरों में जब पेंट करते हैं तो पहले दीवार पर या दरवाज़ों पर या जहाँ भी हमें पेंट करना होता है, रेगमाल से उसको घिसते हैं। ठीक है ना, घिसने से क्या होता है, घिसने से वो खुरदरा हो जाता है, और खुरदरी सतह पर जो पेंट करेंगे तो आसानी से रुक जाएगा। ठीक है ना, घर्षण की वजह से। तो देखिए, जब हम किसी सतह पर, किसी एक पदार्थ पर की सतह पर दूसरी पदार्थ को रोकना चाह रहे हैं, अधिशोषित करवाना चाह रहे हैं, तो अगर उसकी सतह खुरदरी होगी तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, यहाँ हम इस दीवार की सतह की, पेंट से ही अपन एग्जांपल लेते हैं, दीवार की सतह पर अगर कोई दाग धब्बे या पुराना कोई पेंट लगा हुआ है तो पहले हम उसको भी साफ करते हैं घिसकर। क्यों? क्योंकि अगर अशुद्धियाँ होंगी तो जो उसकी सतह पर सक्रिय केंद्र थे, ठीक है ना, या असंतुष्ट संयोजकताएं थी, वो घिरी हुई थी, जब उस पर जो अवांछित पदार्थ हैं या अशुद्धियाँ हैं उनको हटा देंगे तो पूरी सतह उपलब्ध हो जाएगी अधिशोषण के लिए, और जब पूरी सतह उपलब्ध होगी अधिशोषण के लिए तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिशोषक की सतह का सक्रियण करके भी अधिशोषण की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात अधिशोषक का सक्रियण निम्न 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है अधिशोषक की सतह को खुरदरा बना दें। दूसरा क्या है कि अधिशोषक की अंतरापृष्ठ यानी कि सतह से अवांछित पदार्थों को हटा दें, जो भी गंदगी है, जो भी अशुद्धियां हैं। और तीसरा, अधिशोषक को चूर्ण रूप में प्रयुक्त करने से भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है, जिससे अधिशोषण की मात्रा भी कई गुना बढ़ जाती है। क्लियर? अब अगला कारक है दाब। दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा तो बढ़ती है, ठीक है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण की मात्रा एक बार बढ़ती है, फिर अधिकतम होने के बाद स्थिर हो जाती है। ठीक है ना, इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए फ्रेंडलिच, ठीक है, फ्रेंडलिच ने एक समतापी वक्र दिया था, जिसे हम फ्रेंडलिच समतापी समीकरण और वक्र दोनों चीज़ों को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए बच्चों, कि दाब अधिशोषण की मात्रा को कैसे प्रभावित करता है, या फ्रेंडलिच समतापी समीकरण या फ्रेंडलिच समतापी वक्र को समझाइए। तो फ्रेंडलिच वैज्ञानिक थे,
उन्होंने क्या किया था कि x बटे m, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण की मात्रा, ठीक है ना, अधिशोषण की मात्रा तथा साम्य दाब, दाब, इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा। ठीक है, जब उन्होंने इनके मध्य ग्राफ खींचा तो ग्राफ इस तरह के आए कि यहाँ ये तो है प्रेशर यानी कि दाब, और ये है अधिशोषण की मात्रा यानी कि x बटे m। इसका जब ग्राफ खींचा गया तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ देखो इस ग्राफ को जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दाब बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखिए अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, और फिर एक समय यहाँ पर देखो, यहाँ के बाद ऐसा हो रहा है, बढ़ तो पहले तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, फिर उसके बाद वृद्धि थोड़ी कम हुई है, और इसके आगे तो ये लगभग स्थिर ही हो गई है। तो देखिए इस ग्राफ को फ्रेंडलिस्ट ने 3 भागों में बांटा। ये 3 भाग इस तरीके से बांटे। ये वाला भाग है जहाँ पर दाब बहुत ही निम्न है, ये वाला स्थिति है जब दाब मध्यम है, और ये वाली स्थिति है जब दाब उच्च हो गया है। तो इन 3 स्थितियों में फ्रेंडलिच ने ये देखा कि जब दाब बहुत निम्न था उस स्थिति में, ठीक है ना, जब दाब कैसा था, निम्न था, उस स्थिति में उन्होंने देखा है कि x बटे एम और p आपस में एक दूसरे के समानुपाती हैं, यानी कि x बटे एम समानुपाती है p की घात 1 के या p की घात के केवल, ठीक है ना। और जब उच्च स्थिति हो गई है, स्थिति बहुत उच्च दाब हो गया है, ठीक है ना, उस समय क्या हो रहा है कि x बटे एम p पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि p बढ़ाने पर भी x बटे एम की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी जब दाब बहुत उच्च है तो x बटे एम दाब से प्रभावित नहीं होता है, यानी p की घात 0 है। तो जब निम्न दाब पर p की घात 1 है, उच्च दाब पर p की घात 0 है, तो मध्यम दाब पर क्या होगा, मध्यम दाब पर इनके बीच की स्थिति आ जाएगी। तो जब दाब मध्यम हो तो x बटे एम समानुपाती होगा p की घात 1 बटे एन के। p की घात 1 बटे एन का मतलब क्या हुआ, 0 से और 1 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हम लिख सकते हैं x बटे एम बराबर k p की घात 1 बटे n। ठीक है, इसी फ्रेंडलिच ने समतापी समीकरण कहा था। अब यहाँ क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इस समीकरण की दोनों तरफ लॉग अगर लें तो क्या हो जाएगा, लॉग x अपॉन एम बराबर लॉग k प्लस 1 बटे एन लॉग p। ठीक है ना, ये जो समीकरण आती है इस समीकरण को ही हम फ्रेंडलिच की समतापी समीकरण कहते हैं, और इस वक्र को फ्रेंडलिच का समतापी वक्र कहते हैं, क्योंकि ये स्थिर ताप पर लिया गया है। ठीक है ना, और अगर अधिशोषित होने वाली गैस के स्थान पर कोई द्रव पदार्थ हो, कोई विलयन में अगर अधिशोषण हो रहा हो, तो हम P के स्थान पर सांद्रता यानी C पद ले लेते हैं, तो उस समय समीकरण क्या हो जाती है, log x बटे m बराबर log k प्लस 1 बटे n log p। ठीक है ना, और यहाँ ये जो समीकरण है ये सरल रेखा की समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को भी फॉलो करती है। ठीक है ना, इसको log इसके रूप में अगर हम प्रदर्शित करें तो y की जगह तो आ जाएगा log x बटे एम इज इक्वल टू एम एक्स में आ जाएगा 1 अपॉन एन log p प्लस log k। तो इसमें हम देखो log x बटे एम और log p में अगर ग्राफ खींचे, ठीक है ना, देखिए यहाँ तो हमने ले लिया log x अपॉन एम और यहाँ ले लिया log p, तो हमें एक रेखा मिलेगी जो इस तरह की सरल रेखा समीकरण होगी। ठीक है ना, इसमें ये जो इंटरसेप्ट होगा ये तो प्रदर्शित करेगा log k को, और इसका जो ढाल होगा, जो tan थीटा होगा, वो प्रदर्शित करेगा 1 बटे n। ठीक है, ये मैंने वहाँ भी बताया था आपको लास्ट चैप्टर में भी कि जब y इज इक्वल टू एम एक्स सी में हम y और x के बीच ग्राफ खींचते हैं तो उसका स्लोप तो m को दिखाता है, और उसका अंतःखंड यानी अंतःखंड ये या ऊपर भी होता है कभी कभी जब उल्टी सरल रेखा प्राप्त होती है तो वो हमेशा इस c को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो देखते हैं एक बार ये क्या है, फ्रेंडलिच समतापी वक्र। फ्रेंडलिच ने इकाई आयतन में अधिशोषण की मात्रा x बटे एम तथा साम्य दाब p के मध्य ग्राफ बनाया। और कब बनाया था ये, जब ताप को हमने का कैसा रखा था, स्थिर रखा था, इसीलिए हमने इसको समतापी कहा है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का मिला। इस ग्राफ में हमने उसने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया था। ये तो था जब दाब
निम्न है, ये स्थिति जब दाब मध्यम है, और ये स्थिति थी जब दाब उच्च है। ठीक है ना। तो ग्राफ से उन्होंने क्या प्रदर्शित किया, अति निम्न दाब पर x/m समानुपाती है p के, ठीक है, या p की घात 1 भी लिख सकते हैं। अति उच्च दाब पर दाब अधिशोषण की मात्रा p से प्रभावित नहीं हो रही है, तो x/m समानुपाती हो गया p की घात 0 के। तो मध्यम दाब पर इनके बीच की स्थिति होगी, यानी p की घात 0 और 1 के मध्य होगी, तो x/m समानुपाती हो गया p की घात 1/n, या x/m बराबर हो गया k p की घात 1/n, या दोनों तरफ लॉग लिया तो समीकरण बन गया अपना log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ठीक है, इसे ही फ्रेंडलिच समतापी समीकरण कहते हैं। यह सरल रेखा की समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c की अनुपालना करती है, अतः log x/m और log p में जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिसका अंतःखंड log k को और इसका tan थीटा 1/n के बराबर होता है। ठीक है ना। देखिए ये log x/m, ये log p, ये ग्राफ इस तरह का मिलेगा जिसका स्लोप यानी कि tan थीटा 1/n के बराबर होगा और इसका अंतःखंड log k के बराबर होता है। ठीक है ना। और यदि अभिक्रिया या अधिशोषण जो है विलयन में हो रहा है तो विलयन के लिए ये समीकरण दाब के स्थान पर c यानी सांद्रता के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, यानी log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। ठीक है ना। याद रखना बच्चों, इस साल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंडलिच का समतापी वक्र या समतापी समीकरण समझाइए या अधिशोषण पर दाब का प्रभाव समझाइए। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग, कौन कौन से उपयोग हैं जहाँ पर अधिशोषण उपयुक्त किया जाता है। देखिए पहला उपयोग है रोगों के इलाज में यानी औषधियों के रूप में। हम बहुत सारी औषधियाँ ऐसी काम में लेते हैं जिनको अपनी बॉडी की स्किन की सतह पर लगाते हैं और वो अधिशोषित हो जाती हैं। ठीक है ना। जैसे जितने भी दर्द निवारक मलहम होते हैं ना, वो फास्ट रिलीफ आदि, ये सब अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है, ऐसी जो दवाइयाँ हम खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ भी अपने शरीर में आंतों द्वारा बहुत तेजी से अधिशोषित की जाती हैं, उनका स्वांगीकरण बहुत तेजी से किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अनेक दवाओं का उपयोग इनके कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है जिनकी सतह पर कीटाणु अधिशोषित होते हैं और मर भी जाते हैं। गैस मास्क बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। गैस मास्क जो होते हैं वो सभी प्रकार की जहरीली गैसों या कीटाणुओं को बाहरी सतह पर ही अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे हमें श्वसन हेतु स्वच्छ वायु प्रदान की जाती है। ठीक है, इन गैस मास्क बनाने के लिए हम अच्छे अधिशोषकों का उपयोग करते हैं, जैसे सक्रिय चारकोल के मिश्रण का उपयोग भी इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विषमांगी उत्प्रेरण में। विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब क्या होता है? विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है जिसमें अभिकारकों और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती। ठीक है, यानी कोई द्रव है तो कोई गैस है। जैसे देखिए हमने पढ़ा है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू मिलकर बनाते हैं 2NH3। इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है वो Fe चूर्ण लिया जाता है। ये गैस है लेकिन Fe ठोस है। भौतिक अवस्था अलग अलग हो गई। ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। ऐसे ही SO2 प्लस O2 ये आपस में ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं SO3 गैस। इसमें जो उत्प्रेरक लिया जाता है वो या तो V2O5 लिया जाता है या PT लिया जाता है। ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये ठोस है, ये भी ठोस है। विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। ऐसे जब तेलों का हाइड्रोजन किया जाता है तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग में लिया जाता है यहाँ पर रेने निकल, और यहाँ पर बन जाता है फिर वनस्पति घी। तो ये लिक्विड है, ये गैस है, लेकिन ये रेने निकल ठोस है। ठीक है ना। तो ये सब विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण हैं। अरे विषमांगी उत्प्रेरण जो भी है सारा का सारा, उसको हम इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे कि ये हमेशा अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यानी ये जो उत्प्रेरक होते हैं, इन उत्प्रेरकों की सतह पर अभिकारक आकर जुड़ते हैं। ठीक है, और इन उत्प्रेरकों की सतह पर जब अभिकारक जुड़ जाते हैं, जैसे N2 जुड़ गई तो इसके पास यहाँ हाइड्रोजन आएगी और इनके बीच में बंधन हो जाएगा, और जब ये NH3 के रूप में बन जाएंगे तो इससे दूर हट जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ ये पहली अभिकारक जो होते हैं ये उत्प्रेरक की सतह पर पहले अधिशोषित होते हैं, फिर अभिक्रिया करते हैं, और उत्पाद जब हो जाता है तो ये विशोषित हो जाते हैं, यानी कि सतह से दूर हट जाते हैं। तो विषमांगी उत्प्रेरण एक बहुत मुख्य और
अनुप्रयोग है उत्प्रेरण का, इसका अधिशोषण का। विषमांगी उत्प्रेरण अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में Fe चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, इसी प्रकार तेलों के हाइड्रोजनीकरण में भी Na के महीन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। निर्वात उत्पन्न करने में, निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं हो, किसी भी प्रकार की गैस नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के लिए उत्पन्न करने के लिए हमेशा अधिशोषण के सिद्धांत का ही उपयोग किया जाता है। और इसके लिए हम काम में लेते हैं सक्रियत चारकोल, क्योंकि सक्रियत चारकोल जो होता है वो वायु या वायु से संबंधित जितनी भी गैसें होती हैं उनको बहुत आसानी से अधिशोषित कर लेता है और एक उच्च कोटि का वैक्यूम यानी कि निर्वात उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो अधिशोषण द्वारा उच्च कोटि का निर्वात उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस हेतु सक्रियत चारकोल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वायु तथा गैसों का बहुत अच्छा अधिशोषक है। चीनी को रंगीन बनाने में, जब हम गन्ने के रस से चीनी बनाते हैं तो उसका जो विलयन होता है वो बहुत गंदगी युक्त और काला होता है, ठीक है ना। तो उसका विरंजन करना पड़ता है ताकि हमें सफ़ेद चीनी प्राप्त हो सके। तो इस विरंजक के रूप में हम जंतु चारकोल का उपयोग करते हैं या दूध का भी उपयोग करते हैं। दूध ही बहुत अच्छे अधिशोषक का कार्य करता है, चीनी की सारी गंदगी को अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो जंतु चारकोल या चीनी दूध का उपयोग चीनी के विरंजन में किया जाता है। अक्रिय गैसों के पृथक्करण में, ठीक है, अक्रिय गैसें यानी कि जो शून्य वर्ग है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन आदि गैसों को पृथक जब करते हैं तो उनके लिए नारियल चारकोल यानी कि कोकोनट चारकोल का उपयोग किया जाता है। कोकोनट चारकोल अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग अक्रिय गैसों का बहुत अच्छा अधिशोषक होता है। ठीक है, पेट्रोलियम के शोधन में, जो पेट्रोलियम तेल के कुओं से निकलते हैं, ये जो वनस्पति तेल होते हैं इनका भी हमें शुद्धिकरण और विरंजन करना होता है। इनके शोधन और विरंजन के लिए हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि वनस्पति तेलों या पेट्रोलियम की अशुद्धियों का भी बहुत अच्छे से अधिशोषण कर सकती है। ठीक है, झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि जो है ये धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है उन अयस्कों के लिए जो सल्फाइड प्रकृति के होते हैं। जितने भी सल्फाइड अयस्क की प्रकृति के अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं, जैसे PbS, HgS, EgS, जिनमें सल्फर होता है, ठीक है, उन सभी का जब हम सांद्रण करते हैं तो उसके लिए झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। झाग प्लवन विधि से जब हम अयस्क का सांद्रण करते हैं तो उसमें जितनी भी रेत या सिलिका जैसी अशुद्धियाँ होती हैं जो जल में नहीं घुलती, उनको अधिशोषित किया जाता है तारपीन के तेल या यूकेलिप्टस के तेल से, ताकि वो अयस्क जो है वो सांद्रित हो जाए, उसमें से अशुद्धियाँ हट जाएं। तो सल्फाइड अयस्कों से रेत, सिलिका या आदि अशुद्धियों को अधिशोषण द्वारा हटाया जाता है। इस हेतु अधिशोषक के रूप में यूकेलिप्टस के तेल या तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वातावरण की नमी की शुष्करण में भी सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार पेंट उद्योग में भी इनका अधिशोषण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पेंट क्या है, किसी भी सतह पर आसानी से अधिशोषित हो जाएं, इसके लिए इनमें बहुत अच्छे अधिशोष्य मिलाए जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर ही अधिशोषित होता है। अधिशोषण सूचक के रूप में, यानी कुछ अधिशोषक ऐसे होते हैं जिनकी सतह पर कोई एक पदार्थ यानी विशिष्ट पदार्थ ही अधिशोषित हो सकता है। जैसे कि रासायनिक अधिशोषण होता है, वो विशिष्ट प्रकृति का होता है, जैसे इयोसिन। ये विशेष, जैसे मेथिलीन ब्रोमाइड के अनुमापन करते हैं तो उसमें इयोसिन का उपयोग अधिशोषण सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने दो मुख्य चीज़ें देखी। एक तो अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, दूसरा अधिशोषण के मुख्य अनुप्रयोग क्या हैं। ठीक है, थैंक यू।